नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन WCS का है जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है और ऑल ट्रेड, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए उपयोगी होने वाला है। और ये निमी का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का है। इसी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम इससे पहले 145 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 146 से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो गौरव आईटी क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जुड़ करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 से। और क्वेश्चन नंबर 45 तक हम इससे पहले कर चुके थे कि किस में उष्मा चालकता सर्वाधिक होती है, यानी कि उष्मा यानी हीट वो किस में सबसे अधिक होता है। तो वो हमारा ठोस बर्फ में होता था, क्योंकि ठोस बर्फ में इसलिए अधिक होता था क्योंकि ठोस का जो कण है वो आपस में सटा सटा यानी कि एक दूसरे के पास पास रहता है, तो वहाँ पर जो कंडक्शन है वो काफ़ी अधिक होता है, तो इसलिए उष्मा चालकता ठोस बर्फ में अधिक होता है। बात करें वाष्प का, तो वाष्प जो है वो एक गैस है, इसलिए इसका जो कण है काफ़ी दूर दूर तक रहता है, इसमें आपस में कण नहीं रहता, इस कारण से ये उष्मा का अच्छा चालक नहीं माना जाता है। पानी और पिघली बर्फ ये दोनों एक ही बात है, तो इसमें भी उतना नहीं होता है कौन आपस में, यानी कि ये गति करता रहता है, लेकिन ठोस का कण आपस में एक जगह समान यानी कि एक जगह पे रहता है, तो वहाँ पे चालकता अधिक रहता है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में रहता है, तो वहाँ पे चालकता होता है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर क्लास के बाद कमेंट में दीजिएगा कि ठोस बर्फ यानी कि इसे कह सकते हैं ठोस बर्फ या फिर पानी, ठीक है, बर्फ या फिर पानी, किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व यानी कि डेंसिटी किसका अधिक होता है। कोई ऑप्शन नंबर ए ठोस बर्फ का या फिर पानी का। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में इस क्लास के बाद दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि डेंसिटी सबसे अधिक होता है, कौन अधिक डेंस होता है, यानी कि कौन अधिक आपस में चिपका रहेगा, एक तरह से समझिए ना, जिसमें अधिक पदार्थ अट सके। यानी कि मान लीजिए कि हमारा कोई एक ग्लास है, उसमें हम अगर पानी डालें तो वो अधिक अटेगा, या फिर उसमें हम अगर बर्फ़ डालें तो वो अधिक आएगा, जो अधिक आए वही अधिक घनत्व होता है इसका। तो कौन अधिक घनत्व यानी कि कौन अधिक घना है, वो इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए ठोस बर्फ और ऑप्शन नंबर बी पानी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, ए भी करके नहीं, बर्फ़ या फिर पानी करके ऑप्शन में लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 नंबर से हम करना शुरू करेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उष्मारोधक, ठीक है, उष्मारोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। यानी कि उष्मारोधक यानी कि जो उष्मा को आने जाने नहीं देगा, विरोध करेगा। रोधक मतलब देखिए, विरोध या अवरोध दोनों एक ही शब्द है, यानी कि रोकना। विरोध का भी मतलब है रोकना, अवरोध का मतलब भी है रोकना, और रोध का मतलब भी है रोकना। लेकिन विरोध और अवरोध इनका प्रयोग तो हम खुलेआम कर सकते हैं, यानी कि रोध को भी अलग हम विरोध को और अवरोध को अलग अलग प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन रोध को सिर्फ अकेला नहीं कर सकते, इसको किसी शब्द के साथ मर्ज करना पड़ता है। जैसे कि उष्मा के साथ रोध लगा दिया तो उष्मारोधक, ठीक है। उसी तरह से विरोध और अवरोध इसको हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन रोधक को अलग यूज नहीं किया जाता, इसलिए इसको किसी भी शब्द के साथ मैच कर दिया जाता है। यही कर रहा है उष्मारोधक यानी कि विरोध करने वाला, रोकने वाला मटेरियल इनमें से कौन सा गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है उष्मा का विरोध करने का। देखिए, कम चालकता, अगर उष्मा का विरोध कर रहा है तो वो चालन सबसे कम करेगा, ये तो सही है, ये गुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। आग का प्रतिरोध, अगर उष्मा का प्रतिरोध कर रहा है तो आग का भी प्रतिरोध करेगा, यानी कि आग से भी तो उष्मा निकलता है, ठीक है। कम नमी अवशोषण, अगर उष्मा उसमें कम जाएगा, यानी उष्मा अगर नहीं जाएगा तो वो गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो नमी को नहीं खींचेगा। नमी एक तरह से पानी समझ लीजिए, तो पानी को अधिक नहीं खींचेगा, तो उष्मा कम नमी अवशोषण, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछने के लिए तन्यता, जो कि इसका कोई पार्ट ही नहीं, ये उष्मारोधक का पार्ट है ही नहीं। ये तन्यता क्या है, ये तन्यता एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो ये तन्यता डक्टिलिटी ये इसके अनुसार नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 147 का है रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मटेरियल कौन सा है। रेफ्रिजरेटर यानी आप लोग फ्रिज समझ सकते हैं, फ्रिज में कौन सा मेटल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है थर्मोकोल, बी में है पॉलीयूरेथेन, सी में है ग्लास वुल और डी में है कॉर्क शीट। तो देखिए, इसमें सबसे अगर हार्ड प्लास्टिक हम लगाएंगे तभी तो हम रेफ्रिजरेटर से उष्मा को यानी कि बाहर और अंदर आने नहीं देगा। जो अंदर का है वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर का है वो बाहर ही रहेगा। नहीं तो ऐसा क्या होगा, अगर अंदर का बाहर या फिर बाहर का अंदर आए तो फिर बात तो बराबर ही हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फिर जो रेफ्रिजरेटर का प्रेशर है वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऐसा में क्या होगा
कि गर्म नहीं होगा यानी ठंडा नहीं होगा, या तो गर्म कर रहे हैं हीटर पे या फिर ठंडा कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर से, तो वहाँ पे कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों समान हो जाएगा। तो इसलिए उसको रोकने के लिए हम उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये सारा का सारा उष्मा का कुचालक है, जो कि उष्मा का चालन नहीं करने देगा। लेकिन सबसे अच्छा इसमें होगा ये क्या है, पॉलीयूरेथेन, जो कि एक हार्ड प्लास्टिक होता है, और हार्ड प्लास्टिक वही जो होगा वो उष्मा को आसानी से आने जाने नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 148 की तरफ। 48 भी कह लें तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहिएगा कि 48 148 है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक खराब उष्मारोधक है? उष्मारोधक का काम करना है उसका उष्मा को रोकना, विरोध करना। तो कौन सा खराब, यानी कि खराब का मतलब वो आने जाने देगा? ग्लास यानी कांच, या फिर कॉर्क, रबर और सॉडस्ट। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि कौन ऐसा पदार्थ है, यानी कि इसमें दिया गया है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि उष्मा का विरोध करता है, उष्मा को जाने आने नहीं देगा, वो उष्मा को रोकेगा। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्लास जो है, ग्लास कांच जो है वो उष्मारोधक है, लेकिन खराब उष्मारोधक है। क्योंकि आप लोग देखेंगे गाड़ी के अंदर में बैठे हुए हैं और शीशा से एकदम से धूप आपके अंदर आ जा रहा है, यानी कि अंदर में भी गर्मी आपको लग रहा है। तो कांच से क्या हो रहा है, उष्मा तो रुक रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं रुक रहा है। जबकि कॉर्क जो है वो थर्मोकॉल समझ लीजिए ना, थर्मोकॉल वो है, रबड़ है, उसके द्वारा उष्मा नहीं आता है, वो एकदम से डार्क होता है। लेकिन ये कांच जो होता है उसके बाहर से भी थोड़ा थोड़ा उष्मा आ जाता है, तो ये खराब कुचालक है। तो इसलिए राइट आंसर इसका कांच हो जाएगा। इसके बाद है 149, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव्य में पिघलता है? यानी कि कोई भी ठोस, मान लीजिए कि इससे सबसे अच्छा उदाहरण है कि बर्फ़ और पानी इसका। तो कोई भी किस तापमान पर कोई ठोस द्रव्य में पिघलता है, तो उसको द्रव्य में पिघलने के लिए, पिघलना मतलब गलना, तो गलना तो यह हो जाएगा गलनांक, जिसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? इससे पहले भी हम क्वेश्चन में करवाए थे कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। आप लोग बताइए बर्फ़ का गलनांक कितना है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका भी, कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। ठीक है, आगे चलें या फिर बता ही दें? तो बता देते हैं, बर्फ़ का भी गलनांक वही होता है जो इससे पहले हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे। एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें कि हमें बर्फ़ के गलनांक में कुछ और लिखना था और लिख दिए थे कुछ और गलती से, फिर उसको हम सुधार किए थे, वही होता है। एक बार रिकॉल कीजिए, इससे पहले वाला हम वीडियो में बताए हैं। तो आप इसका आंसर हमें दीजिएगा कि गलनांक कितना होता है बर्फ़ का। ठीक है, तो गलनांक मतलब गलना, जिस पर बर्फ़ पिघल जाए वही गलनांक होता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम बता देते हैं, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होना यानी कि उबलना, गर्म होना। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि पदार्थ जो है धीरे धीरे बॉयल होते होते वो द्रव्य से गैस में बदलना शुरू होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। तो वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, जिसे क्वथनांक कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं जिसमें सिर्फ पिघलता है। तो इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा कि इसका गलनांक कितना होता है। फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा या फिर वाष्पीकरण की ऊष्मा, इस सब इसका कोई मतलब ही नहीं, ये सीधा क्वेश्चन पूछा है। और गलनांक जो है वो कितना, यानी कि ग्राम में कितना होता है, तो वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, इसका जो 80 कैलोरी पर ग्राम इसका उष्मा खींचता है ये गलने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। यानी इसे कह सकते हैं आप फ्यूजन की गुप्त उष्मा, यानी गलनांक की गुप्त उष्मा भी कह सकते हैं इसे, 80 कैलोरी पर ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 150 नंबर क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे कुछ गलती था, यानी कि एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या होगा, यानी कि क्वथनांक नहीं, ऊपर में देखिए मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब बॉयल होता है, यानी कि क्वथनांक नहीं हो करके मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलना। इससे पहले जो क्वेश्चन किया यानी कि पिघलना, तो पिघलने के लिए कौन सा गुप्त उष्मा होना चाहिए। और यहाँ पे जो आंसर सेट किया गया है वो इसी के अनुसार, यानी कि इंग्लिश में जो मेल्टिंग लिखा गया है इसके अनुसार यहाँ पे आंसर सेट किया गया है। तो अगर हमें ये क्वथनांक के अनुसार आंसर सेट किया जाता तो हम इंग्लिश को गलत मानते, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश के अनुसार ही इसका राइट आंसर सेट किया गया। तो निमी का आप जो भी क्वेश्चन देखिएगा ना, तो उसमें हिंदी में गलत हो सकता है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट किया होता है या फिर किसी तरह से, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो इंग्लिश अगर हिंदी में समझ में ना आए, देखिए यहाँ पे क्वथनांक है और आंसर में कुछ और है, क्वथनांक इसका बराबर कभी नहीं आंसर में आएगा। तो इसलिए आप उसका इंग्लिश देख लिया कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कमज़ोर है इंग्लिश आपका, या फिर सब हमारा, या फिर किसी किसी का मजबूत होगा जो कि CBSE बोर्ड से है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो इंग्लिश ही देखेगा। जिसको जो हिंदी मीडियम से हैं तो उसके लिए आप इंग्लिश कभी कभी थोड़ा थोड़ा यूज कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्ट हो जाना, पिघल जाना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 600
660 डिग्री पर सेल्सियस, 660 डिग्री सेल्सियस जो होता है गलनांक होता है एल्यूमिनियम का। इतना अगर सेल्सियस गर्मी दीजिएगा तो वो पिघलने लगेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम का यहाँ पे गलनांक दिया रहा है, उल्टा है, यहाँ पे क्वथनांक होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, तो इसका क्वथनांक कितना होता है, यानी कि क्वथनांक वो हुआ जिस पे कि उबलना शुरू कर देता है, अगर उसको और उबालिएगा तो वो वाष्प में बदलना शुरू कर देगा, तो उसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक। तो 151 नंबर का क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2519 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में विराजमान है। 2519 डिग्री सेल्सियस पे कोई पदार्थ नहीं, एल्यूमिनियम वो बॉयल करने लगता है, पिघल यानी कि उबलने लगता है। 152 कर रहा है पानी का क्वथनांक क्या होगा, यानी क्वथनांक इससे पहले भी हम बताए, इससे जो क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में आपको कमेंट में आंसर देने के लिए बताए थे, कहे थे, तो उसमें जो पानी का क्वथनांक क्या होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उबलना, बॉयल होना, उस पर बाद वो वाष्प में कन्वर्ट होना, तो वही होता है इसका क्वथनांक। कहाँ है क्वथनांक, हाँ, तो इसका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 152 नंबर का क्वेश्चन। अब आगे क्या कर रहा है, इसमें देखिए हिंदी मिस्टेक है कि मर्क्यूरी का क्वथनांक नहीं गलनांक होना चाहिए। गलनांक क्या होता है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक क्या होता है, स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, गलनांक क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें सब सारा का सारा माइनस में दिया गया है, तो पारा का जो है वो माइनस में ही होगा गलनांक। तो आप लोग इसका देखिए क्या आंसर होगा, -357 डिग्री सेल्सियस, या फिर -209 डिग्री सेल्सियस, या फिर -7.1 डिग्री सेल्सियस, या फिर -38.72 डिग्री सेल्सियस। इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -38.72 डिग्री सेल्सियस, यही इसका राइट आंसर होता है। पारे का क्वथनांक नहीं गलनांक, यानी कि जिस पे गल जाए, क्वथनांक यानी उबलना। आगे क्वेश्चन वही है कि मर्क्यूरी का क्वथनांक क्या है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक क्या होगा। तो इसका क्वथनांक कितना होता है, यानी कि 357 डिग्री सेल्सियस, 280 डिग्री सेल्सियस, 759 डिग्री सेल्सियस, या फिर 767 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा 357 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। यानी इस पर वो उबलना शुरू कर देता है, उसके बाद अगर और उबालिएगा तो वो वाष्प में बनना शुरू कर देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 155 का रहा है बल या फिर थ्रस्ट कह सकते हैं, और बल और इकाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं। बल और इकाई क्षेत्र के अनुपात, क्षेत्र इकाई यानी कि एक हो जाएगा, क्षेत्र एक हो जाएगा, जहाँ पे इकाई शब्द का यूज हो क्षेत्र एक हो जाएगा। इससे पहले भी हम क्वेश्चन किए थे तो उसमें भी इकाई क्षेत्र वाला था, तो इकाई क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्र इसका एक हो जाएगा। तो इसका हम अभी सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे 155 नंबर क्वेश्चन। देखिए इकाई क्षेत्रफल वाले अनुपात को हम कहते हैं क्या, तो इसको हम प्रेशर यानी कि दाब कहते हैं। तो यहाँ पे दाब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, लेकिन दाब क्यों कहते हैं इसको हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बगल में रखते हैं और फिर यहाँ हम आपको बना के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, ठीक है, 155 में कह रहा है कि इकाई क्षेत्र का अनुपात, इसका पहले सूत्र ले लीजिए। पी बराबर क्या हो जाता है, पी क्या है, पी है दाब, पी बराबर होता है एफ बाय ए। एफ क्या है, बल है, बल, और ए क्या है, क्षेत्रफल, और पी क्या है, वो है दाब। ठीक है, और कह रहा है क्या, इकाई क्षेत्रफल, तो पी बराबर एफ बाय इकाई क्षेत्रफल की जगह पे एक, तो हमारा हो जाएगा पी बराबर एफ, यानी कि बल बराबर हो जाएगा दाब का, और यहाँ पे इकाई, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, बल और इकाई क्षेत्रफल, यानी बल, तो बल बराबर दाब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बल बराबर दाब, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब। ठीक है, यानी कि बल जो है वो दाब के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 156 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक बार का समतुल्य पास्कल मान क्या होगा, यानी कि एक बार बराबर कितना पास्कल होगा, तो वो हो जाएगा 10 पे पावर 5 पास्कल। यहाँ पे पावर की बदला में बगल में दे रखा है, जो कि ये गलत है, इस तरह से ऊपर में देना चाहिए था। ये 10 पे पावर 5 पास्कल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 157, दाब की एसआई इकाई क्या है, यानी कि दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब की एसआई इकाई क्या होती है हमारा, पास्कल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, पास्कल होता है दाब का इकाई, दाब का एसआई इकाई। अगर हम इसको निकालना चाहें तो यहाँ पे निकाल देते हैं 157 का, 157 का दाब का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो दाब पी बराबर क्या हो जाता है, एफ बाय ए। तो एफ का हमारा यानी कि बल का क्या होता है, इकाई मात्रक, बल का हो जाता है हमारा बल का न्यूटन। ठीक है,
और ये एरिया का हमारा क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो इसके हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को अगर हम बदलना चाहें तो इसको कहते हैं हम पास्कल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पास्कल हो जाएगा। इससे आगे की क्लास हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और बताए थे कि एक रिवीजन वाला हम जो है थोड़ा सा कहानी कह के उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए अभी समय तो नहीं है, इसके बाद वाला वीडियो में हम अवश्य समझाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों के शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।